हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस नीट, एम्स और विभिन्न प्रकार के मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस से पहले हमें कुछ कीवर्ड्स मालूम होने चाहिए, जैसे क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स या जीवों को समानताओं और असमानताओं के आधार पर बांटना ही वर्गीकरण है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए सजीवों को बांटना वर्गीकरण कहलाता है। हमें इस वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या पर्पस था क्लासिफिकेशंस करने का? तो मेनली हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशंस का पर्पज दो तीन बेस या की पॉइंट्स के आधार पर रखा गया था। उसमें सबसे पहले था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। अर्थात आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशंस का क्या पर्पस था, क्यों ये क्लासिफिकेशंस किया गया। तो पृथ्वी पर जब पृथ्वी का ओरिजिन हुआ था तो ओरिजिन के समय विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर इवोल्यूशनरी पीरियड के दौरान विकसित हुए, और धीरे धीरे जब इवोल्यूशनरी एरा बढ़ता गया तो विभिन्न प्रकार के जीव पृथ्वी पर स्टेबलाइज हुए। तो उन जीवों में डिफरेंस करने के लिए या उन जीवों की पहचान करने के लिए ये वर्गीकरण आवश्यक हो गया। तो पहला पॉइंट आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन इससे होती है। तो पहला पर्पज है कि ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो जीवों को आइडेंटिफाई होने के बाद में उनका नामकरण किया जा सके, नोमेनक्लेचर। आपने सुना होगा नामकरण, जिनमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पॉपुलर है, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो उसके आधार पे हम जिन जंतुओं की हमने पहचान कर ली कुछ समानताओं और असमानताओं के आधार पे, उन जंतुओं की पहचान होने के बाद उनका नामकरण किया जाता है। और थर्ड पॉइंट आप कह सकते हो क्लासिफिकेशंस की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम विभिन्न प्रकार के जीवों में उद्विकासीय संबंध को स्थापित कर सके। अर्थात आप कह सकते हो इवोल्यूशनरी जो फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं या उद्विकासीय जो कारक देखने को मिलते हैं, उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व कौन से जीवों से पहले हुआ है या किनका बाद में हुआ है। अर्थात तीन मेजर कारण हैं क्लासिफिकेशंस के लिए। पहला, जंतुओं की या ऑर्गेनिजम्स की पहचान करना, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे उपस्थित होते हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशंस के लिए क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। सेकंड बात करें हम तो क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हम उनका नामकरण कर सकें कि इन्हें प्लांट में रखा जाए या एनिमल्स में रखा जाए या किसी अन्य किंगडम में रखा जाए। थर्ड चीज़ है कि उन जीवों की जिनका पहचान हो चुकी है, नामकरण हो चुका है, उनके मध्य आपस में कंपैरेटिव अकाउंट या आप कह सकते हैं तुलना करने के लिए या उद्विकासीय संबंध स्थापित करने के लिए क्लासिफिकेशंस इम्पोर्टेंट है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशन डेवलप करने के लिए भी क्लासिफिकेशन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये तो तीन थे पर्पज
कि जिसके आधार पर हम जंतुओं का या पादपों का या आप कह सकते हो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशंस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशंस कैसे किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो किंगडम आर द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो किंगडम या जगत को टेक्सोनोमिक ग्रुप में से सबसे हाईएस्ट ग्रुप माना गया है। अर्थात आप यूँ कह सकते हो कि जो टेक्सोनोमिक ग्रुप होते हैं या आप कह सकते हैं टेक्सोन होते हैं, जो वर्गक होते हैं जिनके आधार पे ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण वर्गक है जगत या किंगडम, जो कि सबसे हाईएस्ट वर्गक है या टेक्सोन है। तो किंगडम आर द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स। सभी सजीव या जीवित प्राणियों में या सजीवों में किंगडम या जगत सबसे सर्वोपरि वर्गक है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि किंगडम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके बाद में अन्य टेक्सोन्स जैसे फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है, इन सब टेक्सोन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले जो टॉप पे रखा जाता है क्लासिफिकेशंस में वो है किंगडम। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के विभिन्न प्रकार की फाइलम और क्लासेस का डिटेल से अध्ययन करवाया था। कुछ की पॉइंट्स या टेक्सोन उनमें देखने को मिले थे जिनमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज को हमने सम्मिलित किया था या जिनके आधार पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। तो अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो क्लासिफिकेशंस में पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद में उसका नोमेनक्लेचर या नामकरण किया जाता है। तो नामकरण करने के लिए सजीवों में टेक्सोनोमिक की को यूज में लिया जाता है या आप कह सकते हो टेक्सोन को यूज में लिया जाता है। और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कि कैरोलस लीनियस ने दी थी, उनके आधार पे 7 मुख्य वर्गकों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें सबसे ऊपर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। ऐसे करके 7 वर्गकों या टेक्सोन के आधार पर हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो उन्हीं में से किंगडम सबसे हाईएस्ट टेक्सोनोमिक ग्रुप है, जिसके आधार पे आप ऑर्गेनिजम्स की सबसे मोटे तौर पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि ये एनिमल किंगडम में है या प्लांट किंगडम में है या फंजाई में है या किसी अन्य किंगडम का मेंबर है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स आर डिविजिबल इनटू 2 to 5 किंगडम्स। जैसे जैसे पृथ्वी पर सजीवों का अस्तित्व बढ़ता गया वैसे वैसे कुछ टेक्सोनोमिस्ट थे जिन्होंने उन परिस्थितियों में सजीवों को वर्गीकृत करने का कार्य किया। तो समस्त जो लिविंग बींग्स थे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 से 5 किंगडमों में या 2 से 5 जगतों में बांटा गया। मतलब उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उनके अनुसार उन वर्गीक के विज्ञों ने उन्हें वर्गीकृत किया, जिनमें 2 जगत से लेकर 5 जगत तक उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। अब बात करते हैं हम बेसिस ऑफ किंगडम्स क्लासिफिकेशंस। इन किंगडम क्लासिफिकेशंस का क्या आधार है, किन आधारी लक्षणों के आधार पे इन्हें जगतों में बांटा गया या लिविंग बींग्स को कौन कौन से किंगडम में बांटा गया और बांटने का क्या मुख्य आधार था उन टेक्सोनोमिस्ट के पास जिन्होंने 2 जगत से लेके या द्विजगत से लेके 5 जगत तक वर्गीकरण दिया। तो उनका मुख्य आधार क्या था? तो कुछ की कैरेक्टर्स थे जिनके आधार पे उन्होंने समस्त लिविंग बीइंग को क्लासिफाइड किया। तो ये कुछ की कैरेक्टर्स निम्न हैं, जैसे फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अर्थात उनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें कैसा है। अर्थात आप यूँ कह सकते हो कि वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं या किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पर अपने भोज्य पदार्थों के लिए निर्भर रहते हैं। तो आप कह सकते हैं
कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आधार बनाया गया जंतुओं के वर्गीकरण के लिए या पादपों के वर्गीकरण के लिए या समस्त लिविंग बींग्स के क्लासिफिकेशंस के लिए जो पहला आधार बनाया गया वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अर्थात पोषण की प्रकृति या पोषण के प्रकार, जिनमें स्वपोषी और विषमपोषी प्रकार के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। स्वपोषी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं और विषमपोषी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके अन्य ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट बात करें और कुछ की कैरेक्टर्स की जो कि 2 किंगडम से लेके 5 किंगडम के क्लासिफिकेशंस का मेन बेसिस थे या की कैरेक्टर्स थे। उनमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, अर्थात उनमें लोकोमोशन गमन की उपस्थिति और अनुपस्थिति भी एक मेजर कैरेक्टर था, जिनके आधार पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया या वर्गीकृत किया कि जो भी सजीव थे उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स किस प्रकार के हैं और लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उनके आधार पे भी किंगडम्स में क्लासिफिकेशन करने में उन टेक्सोनोमिस्ट को आसानी रही। थर्ड की कैरेक्टर की बात करें तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अर्थात उनका शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, मतलब उनमें जो शरीर या बॉडी बना हुआ है वो किस प्रकार की है, वो कोशिकीय प्रकार की है या जीवद्रव्य प्रकार की है या उत्तकों से मिलकर बनी है या अंगों से मिलकर बनी है या विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बनी है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में क्लासिफाइड किया जा रहा था उनमें किस प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता था, उसके आधार पे भी इन्होंने किंगडम्स में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया। और एक और महत्वपूर्ण कारण था जिनके आधार पे इन किंगडम्स का क्लासिफिकेशंस किया गया था, इनमें सेल स्ट्रक्चर, कि इनमें पाई जाने वाली कोशिका की संरचना कैसी है, अर्थात आप कह सकते हो टाइप ऑफ सेल्स या स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, अर्थात एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, या उनमें पाई जाने वाली कोशिकाओं की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स है या यूकैरियोटिक सेल्स है या आप कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण की कैरेक्टर रहा किंगडम क्लासिफिकेशंस का। तो ये 4 महत्वपूर्ण की कैरेक्टर्स रहे जिनके आधार पे किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया गया था। विभिन्न वैज्ञानिकों ने द्विजगत से लेकर पंचजगत तक की वर्गीकरण दिया था। उन्हीं में से हम बात करते हैं सबसे पहले या फर्स्ट 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस, द्विजगत वर्गीकरण की। द्विजगत वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी पर अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले जंतुओं को 2 समूहों में डिवाइड किया था। अर्थात अगर हम बात करें कि वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने दिया था तो अरस्तु, जिसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, और आप कह सकते हो जिन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो अरस्तु, एरिस्टोटल, जिन्हें हम जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक और भ्रूणिकी के जनक कहते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिनमें रेड ब्लड कार्पसेल्स उपस्थित थी उन्हें इनेमा ग्रुप में रखा, और जिनमें आरबीसी या रेड ब्लड कार्पसेल्स अनुपस्थित थी उन्हें एनीमा में रखा। अर्थात इनेमा और एनीमा 2 विभिन्न प्रकार के ग्रुप उन्होंने उस समय बनाए थे। यही सर्वप्रथम वर्गीकरण देखने को मिलता है। इसके बाद में थियोप्रास्टस ने भी पादपों के वर्गीकरण की बात की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पादपों को, जैसे लॉन्ग ट्री है तो उनको बड़े वृक्षों में, छोटे पेड़ है तो उसे शर्ब में या झाड़ियों में, और उससे भी छोटे हैं तो उन्हें हर्ब में डिवाइड किया। तो हर्ब, शर्ब और ट्री का जो डिवाइडेशन है प्लांट्स में
वो भी थियोप्रास्टस और एरिस्टोटल ने दिया था। तो ऐसे कई वर्गीकरण देखने को मिले, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, आप कह सकते हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। अतः वे वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं होने के कारण उनको नहीं अपनाया गया। और जो कैरोलस लीनियस थे, जिन्होंने कुछ की कैरेक्टर्स के आधार पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया, अतः ये द्विजगत वर्गीकरण जो कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसे ही आधारिक या वैज्ञानिक वर्गीकरण माना गया। इन्होंने सर्वप्रथम ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम्स, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त ऑर्गेनिजम्स या सजीवों को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। कैरोलस लीनियस नाम से आप परिचित होंगे, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस को कहते हैं। क्योंकि इन्होंने ही एक महत्वपूर्ण विधि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डेवलप किया था, जिसके आधार पे आज हम विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का नोमेनक्लेचर के आधार पे नामकरण कर पाते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके आधार पे पृथ्वी के समस्त ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग टैक्सोन की सहायता से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कैरोलस लीनियस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने वर्गीकरण दिया और आप कह सकते हैं साइंटिफिक तरीके से इन्होंने जंतुओं या पादपों को क्लासिफाइड किया। अतः आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक वर्गीकरण का जो आधार रखा वो कैरोलस लीनियस ने रखा, द्विजगत वर्गीकरण देके। इन्होंने सर्वप्रथम समस्त ऑर्गेनिजम्स को 2 महत्वपूर्ण जगतों में डिवाइड किया। उनमें से पहला किंगडम था किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। इन्होंने एक वृक्ष की शाखाओं की तरह किंगडम्स को क्लासिफाइड किया। इसका डायग्राम मैंने यहाँ मेंशन किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कोई वृक्ष की 2 शाखाएं होती है, उसके अनुसार इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया 2 किंगडम में समस्त ऑर्गेनिजम्स को उस समय वर्गीकृत किया। सबसे पहले बात करते हैं प्लांटी की। तो प्लांटी में इन्होंने किन किन को रखा, तो बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा, जो उस समय उन्होंने टर्म दी थी। तो इन सभी प्लांट्स को या पादपों को इन्होंने एक किंगडम प्लांटी में रखा, जो इनका प्रथम किंगडम था या प्रथम जगत था। और सेकंड किंगडम इन्होंने दिया एनिमेलिया, जिसमें सभी जंतुओं को सम्मिलित किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो वर्गीकरण किया जा रहा था वो आधुनिक समय से थोड़ा आप कह सकते हैं कि कम तकनीकों युक्त था, या उस समय की जो टेक्निक्स थी वो लेस डेवलप थी। आजकल जो क्लासिफिकेशंस हम पढ़ रहे हैं या जो क्लासिफिकेशंस हम फॉलो कर रहे हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स पर आधारित है, जबकि उस समय इतनी टेक्निक्स डेवलप नहीं थी। इवन माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण दिया था ये लगभग दिया था 1735, 18वीं शताब्दी में 1735 से 58 के बीच में इन्होंने समस्त ऑर्गेनिजम्स को 2 महत्वपूर्ण किंगडम में डिवाइड किया, जिसे हम किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया कहते हैं। तो किंगडम प्लांटी में समस्त पादपों को सम्मिलित किया, जिनमें जीवाणु है, कवक है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और स्पर्मेटोफाइटा, जो उन्होंने टर्म दी थी। इन सभी पादपों को इन्होंने प्लांटी किंगडम में सम्मिलित किया और समस्त प्रकार के जंतुओं को इन्होंने एनिमेलिया में सम्मिलित किया, चाहे वो लोअर इनवर्टिब्रेट हो, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, जिसमें एस्के एल्मंथीज और प्लेटी एल्मंथीज आते हैं, इकाइनोडर्मेटा, और कोर्डेटा को इन्होंने सबसे ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि कोर्डेटा उस समय के ऑर्गेनिजम्स में सबसे डेवलप प्रकार के ऑर्गेनिजम्स थे। अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट में इन्होंने फोरिवेरा, प्लेटी एल्मंथीज, एस्के एल्मंथीज, प्लेटी एल्मंथीज, जिसे हम निमेटोड्स कहते हैं, इसके बाद में मोलस्का, एनेलिडा और सबसे ऊपर आर्थ्रोपोडा का रखा। क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोडा फाइलम भी आप कह सकते हैं
कि इनवर्टिब्रेट में थोड़ा अधिक डेवलप था। तो आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा इन दो फाइलम्स को इन्होंने टॉप पर रखा एनिमल किंगडम में। क्यों? क्योंकि ये उस समय अधिक विकसित थे। तो एक आप यूँ कह सकते हो कि एक वृक्ष की शाखा के अनुसार जो जिनकी दो ब्रांच है उनके अनुसार इन्होंने उस समय की जो तकनीकें थी उसके आधार पे इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया और समस्त ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया। अब बात करते हैं ये टू किंगडम क्लासिफिकेशंस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, टू किंगडम क्लासिफिकेशन 1735 से 58 के बीच में किया गया, अर्थात उस समय 18वीं शताब्दी में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही बेहतर वर्गीकरण था। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशंस की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशंस में कुछ आप कह सकते हैं ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ डीमेरिट्स या कमियां हमें देखने को मिलती है। ये क्या कमियां थी इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशंस जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था, जिसे हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए भी उन्हें जाना जाता है। तो उन्होंने उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में समस्त ऑर्गेनिजम्स को दो जगतों में डिवाइड किया था, जो कि प्रॉपर तरीके से था। लेकिन मॉडर्न समय की बात करें तो मॉडर्न क्लासिफिकेशंस की दृष्टि से उनमें कुछ ड्रॉबैक्स या खामियां देखने को मिलती है या कमियां देखने को मिलती है जो निम्न प्रकार थी। अगर हम मॉडर्न तरीके से देखें तो कुछ ड्रॉबैक्स हमें निम्न प्रकार नज़र आते हैं, जैसे उन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स केप्ट इन सेम ग्रुप, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रखा। जैसे एग्जाम्पल्स की दृष्टि से हम बात करें तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसे हम प्रोकैरियोट में सम्मिलित करते हैं और साइनोबैक्टीरिया जिसे बीजीए भी कहते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, इन दोनों को एक ही किंगडम प्लांटी में रखा, जो कि तर्क संगत नहीं था। अर्थात आप यूँ कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने एक ही प्रकार के किंगडम में रखा। जैसे प्लांटी, बैक्टीरिया को भी इसी में रखा और साइनोबैक्टीरिया को भी इन्होंने इसी में रखा। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को एक ही ग्रुप में या एक ही किंगडम में रखने के लिए इसे अमान्य माना गया। सेकंड ड्रॉबैक्स था कि ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने एक ही किंगडम में रखा, अर्थात स्वपोषी और विषमपोषी जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके आधार पे किंगडम क्लासिफिकेशंस किया गया था, उन्हीं को इन्होंने नज़रअंदाज करते हुए स्वपोषी और विषमपोषी ऑर्गेनिजम्स को एक ही किंगडम में रखा। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्वपोषी में हम सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के प्लांट्स जो ऑटोट्रोफिक होते हैं या स्वपोषी होते हैं। इनके अलावा हेटेरोट्रोपस में हम सम्मिलित करेंगे फंजाई को, कवकों को, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो प्लांट्स विभिन्न प्रकार के पादप और कवकों दोनों को एक ही किंगडम प्लांटी में इन्होंने रखा। ये देखो, ये फंजाई और बाकी सारे प्लांट्स, टेरिडोफाइट, स्पर्मेटोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, जो कि आप कह सकते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। तो इन्होंने ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में रखा। ये भी इस वर्गीकरण की मुख्य कमी थी। थर्ड और ड्रॉबैक की बात करें तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी इन्होंने एक ही ग्रुप में रखा। जैसे यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ जो एनिमेलिया किंगडम था उसमें प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसके साथ में विभिन्न प्रकार के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि फोरिफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा या कॉर्डेटा एनिमल्स थे जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं। तो
प्रोटोजोन्स यूनिसेल्युलर होते हैं और पोरीफेरा से लेके मेमेलिया तक के जंतु मल्टीसेल्युलर होते हैं। इनको भी इन्होंने एक ही किंगडम एनिमेलिया में रखा, ये भी तर्कसंगत नहीं था। और चौथा महत्वपूर्ण कारण था सम लोअर ऑर्गेनिजम्स हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दोनों प्रकार के जगतों के लक्षण दर्शाते थे, जैसे हम बात करें युग्लिना की, युग्लिना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसे हम प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, जंतुओं और पादपों के बीच की मुख्य कड़ी मानते हैं। ये प्लांट्स के कैरेक्टर भी शो करता है और एनिमल किंगडम के कैरेक्टर भी शो करता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। अतः आप कह सकते हैं कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें एनिमल किंगडम की तो युग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है और बाकी सभी कैरेक्टर्स क्लोरोफिल को छोड़कर एक एनिमल सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों के कैरेक्टर्स ये शो करता है, इसलिए इसका भी कोई सही ढंग से वर्गीकरण नहीं किया गया, या इनको भी आप कह सकते हो प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों में सम्मिलित किया जा सकता है। इसलिए ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके आधार पे द्विजगत संकल्पना या द्विजगत वर्गीकरण को अमान्य घोषित किया और नए समय में नए वैज्ञानिकों ने या टेक्सोनोमिस्ट ने अपने अपने क्लासिफिकेशंस दिए जो कि विभिन्न प्रकार के आधारिक लक्षणों पर डिपेंड थे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशंस के साथ साथ में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का बेस देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले वीडियो में 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस, 4th किंगडम क्लासिफिकेशंस और 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस पर डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा।